हम लोग ऑनर्स पार्ट 2 का नया बैच शुरू करेंगे। सेशन 20-21 के लिए, यानी उन बच्चों का बैच है जिसका पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनका शुरू हो रहा है पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 के एग्ज़ाम के 2-4 महीने बाद ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए इसको भी पढ़ाना ज़रूरी है। और किस तरह से पढ़ाना है उसको ध्यान देंगे, यानी मंडे से, आज मंडे है, मंडे से ये रूटीन आप फॉलो करेंगे। ऑनर्स पार्ट 2 का बैच मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे चलेगा। और पार्ट 1 जिसमें भी आप लोग हैं उसका ऑब्जेक्टिव अभी हम करा रहे हैं। 2 क्लास हमने लिया था मॉडर्न अलजेब्रा का, यानी ऑब्जेक्टिव विथ रिवीजन भी कराते जा रहे हैं। रिवीजन के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। कई दिन, 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे, ये पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव रिवीजन होगा। और पार्ट 2 का क्लास सप्ताह में ये 4 दिन होगा। दूसरी बात ये समझनी है हमें कि पार्ट 1 में 2 बैच था, यहाँ 2 से 3 और 3 से 4, तो किसी बैच का कोई पोर्शन रह गया होगा, कोई छोटा बड़ा जो भी है, तो जब हम लोग फिजिकली यहाँ अपीयर होंगे क्लास में तो बैच वाइज उसे पूरा कर दिया जाएगा जो छोटा बड़ा है। बाकी कॉमन चीज़ जो है पार्ट 1 का बचा हुआ वो रिवीजन है, ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हमने उस कॉमन पार्ट को उठाया है। और पार्ट 2 तो खैर जनरल है, वो तो आज शुरू ही हो रहा है। पार्ट 2 का फी वैसे अंकित ने बता ही दिया होगा, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। 7,000 रुपीज़ पेड करना है। 15 तारीख तक 3,000 पेड करके आईडी पासवर्ड लेंगे। अब बाकी पेमेंट बाद में होता रहेगा, लेकिन ये पेमेंट आईडी पासवर्ड के लिए 15 तारीख तक आप क्लियर करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। बाकी जो पेमेंट रह जाएगा तो जब हम लोग यहाँ फिजिकली अपेयर होंगे, यहाँ पेमेंट की बात होगी, फिर जैसे चलता था वैसे चलेगा। पार्ट 2 का सिलेबस लिखा जाए। सिलेबस देखिए, 2 पेपर आपको पार्ट 1 में, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। यहाँ शुरू होगा पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3rd एंड पेपर 4, 2 पेपर फिर यहाँ होगा। 2 पार्ट 1 में था, 4 हो जाएगा। फिर 4 पेपर आपको पार्ट 3rd में आएंगे। टोटल 8 पेपर होगा, उसी पर आपका रिजल्ट बनना है। तो यहाँ पढ़ेंगे पार्ट 2 में पेपर 3rd एंड पेपर 4। अब पेपर 3rd का सिलेबस देखें। पहला एडवांस कैलकुलस, इससे 4 क्वेश्चन होना है। उसके बाद
का टुकड़ा होगा जो टुकड़े टुकड़े में होगा उससे इनफिनाइट सीरीज प्लस रियल एनालिसिस प्लस बीटा गामा फंक्शन एंड तीसरा स्टैटिक्स होगा। वो इंटर वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ जाएंगे, ये स्टैटिक्स है। अब वो क्या था, स्टैटिस्टिक्स संख्या की, और यह है स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान। तो एडवांस कैलकुलस से 4 क्वेश्चन आना है, इनफिनाइट सीरीज से 2, रियल से 1, बीटा गामा फंक्शन से 1, यानी इस ग्रुप से भी 4, स्टैटिक्स से भी 4, 4 4 4, टोटल 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, 12 में से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, बट सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से कम 1 होना है। 3 ग्रुप है, तीनों में से 1 पहले दे देंगे, बाकी 2 कहीं से दे देंगे, फिर 5 देना, लेकिन तीनों ग्रुप को टच करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। तो ये हो गया 80 मार्क्स, और 8 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 की तरह ही रहेगा, 2.5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, टोटल हो गया 100 मार्क्स। पेपर 4, पहला स्पेशल फंक्शन प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा डायनामिक्स। इसमें भी स्पेशल से 2, लैप्लास से 2, यानी इस ग्रुप से 4, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 और डायनामिक्स से 4। 12 क्वेश्चन इसमें भी, 5 का आंसर करना है, 8 ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 100 मार्क्स का ये भी होगा। पार्ट 2 का सिलेबस पार्ट 1 से बिल्कुल डिफरेंट होगा। पार्ट 1 में क्या था कि हर एक बुक को जब आपने पलटा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको 12 का ही मिला, लेकिन अब 12 से कोई रिलेशन नहीं होगा, सब नई नई बातें होंगी, कहीं कहीं पर वो सब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसे पार्ट 1 में था। अब सारी बातें नई होंगी।
बुक्स वगैरह जब आप लोग आएंगे तब लिखाएंगे, अभी तो बुक्स खरीद भी नहीं पाइएगा आप लोग। पहले हम लोग कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा टफ है, हालांकि टफ तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो बच्चों को लगता है तो पहले उसी को क्लियर कर देते हैं। डायनामिक्स, डायनामिक्स is the branch of mechanics in which we discuss motion under certain forces। देखिए मैकेनिक्स का दो ब्रांच है, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, जो दोनों हमें पढ़ना है। ये पेपर 4 में पढ़ना है, वो पेपर 3 में पढ़ना है। डायनामिक्स में हम लोग मोशन का चर्चा करेंगे और स्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट का चर्चा करेंगे। तो डायनामिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन का चर्चा करेंगे अंडर सर्टेन गिवन फोर्सेस। छोटा छोटा टर्म जो 10-12 जो है, जो फिजिक्स का आपको बचपन से जानते हैं, उसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टर्म को ही पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैटर, पदार्थ जिसको बोलते हैं, मैटर is anything that occupies space and is perceived by our sense। मैटर का डेफिनेशन, जैसे मैटर शब्द यूज करते हैं तो मैटर के बारे में हमने लिखा है कि मैटर वो चीज़ है जो जगह छेदता हो और जिसके होने की अनुभूति इंद्रियों द्वारा किया जा सके। वो चीज़ है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो जगह छेदता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं।
पार्टिकल कण जिसको कहता है, ये भी बार बार यूज होता है। पार्टिकल is a portion of matter which is and definitely small in size. ये मैटर का एक टुकड़ा हुआ जो बहुत ही छोटा है। बॉडी, it is a portion of a matter occupies definite space and is made up of a large number of particles। बॉडी क्या, ये भी मैटर का, पदार्थ का टुकड़ा है, हिस्सा है जो डेफिनेट स्पेस लेता है और जो ढेरों पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये सब चीज हम लोग छठा सतवां से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, खाली उसको रिकैप करा रहे हैं। रिजिड बॉडी, rigid ठोस, rigid body is a collection of particles in which the distance between two particles remains invariant। हम रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? रिजिड बॉडी ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और दो पार्टिकल के बीच की दूरी हर हमेशा अस्थिर होती है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड रिजिड बॉडी है क्योंकि इसके किसी दो पार्टिकल को कंसीडर करें ब्लैक बोर्ड के
अगर आज ये दूरी बनी हुई है तो कल भी आएंगे तो इस दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी यही होगी। तो इस बॉडी को हम बोलते थे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है in which the distance between two particles remains invariant. इसके बाद जैसे मास है, वेलोसिटी है, ये सब तो जानते ही हो, फिर भी लिख लिया जाए। मास किसको कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is called mass, which is always constant. मास किसी चीज का कभी नहीं बदलता, चाहे वो प्लेस कहीं भी हो। अगर ये अर्थ पर मास कुछ है तो चंद्रमा पर भी मास वही होगा। मास कभी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होता है। मास हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मास है क्या चीज? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। अब वेट भले ही चेंज होता है, क्योंकि वेट किसको कहते थे कि शॉर्ट में लिख देता है, वेट कहते थे मास गुना जी। जी क्या था? वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन है ये जगह जगह बदलता रहता है, जिसकी वजह से वेट बदलता। मास तो हमेशा फिक्स्ड होगा, तो वेट क्यों चेंज होता है? जी की वजह से। जी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेट चेंज होगा। जैसे हमें पता है 11th में पढ़े होंगे कि यहाँ जो जी है, जी का वैल्यू है चंद्रमा पर G/8 हो जाता है। इसीलिए किसी आदमी का वेट अगर यहाँ 48 kg है तो वहाँ जाकर 48/8 हो जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। G/6 48 है तो 48/6 हो जाएगा। वेलोसिटी rate of change in displacement is called velocity। ये सारी बातें हम बचपन की याद दिला रहे हैं और ये सब हमारे काम आने वाला है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज 12वीं क्लास से याद है, d/dt रेट ऑफ चेंज।
किसका रेट ऑफ चेंज? डिस्प्लेसमेंट का। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v बराबर हो गया ds बाय dt। अब यहाँ एक चीज समझा जाए वेलोसिटी पर। अगर किसी कर्व पथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी किस हिसाब से हम तय करेंगे? फर्ज कीजिए यहाँ पर वेलोसिटी डिस्कस करना P पर, P बिंदु पर। तो आप यहाँ कर्व पर टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट की जो दिशा होगी वही वेलोसिटी की दिशा होगी उस जगह पर। इस पथ पर चल रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी किस दिशा में? इस दिशा में है। यहाँ पर होगा तो टेंजेंट खींचेंगे, इस दिशा में हो जाएगा। यानी जिस जगह पर आपको जानना है वहाँ पर उस पर टेंजेंट गिराएंगे। टेंजेंट का जो दिशा होगा वही वेलोसिटी का दिशा होगा। अब आप यहाँ पर दो प्रकार की, कर्व पथ पर जब चल रहा है तो दो प्रकार की वेलोसिटी इसके पास होगी, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग dx बाई dt। एक्चुअली वेलोसिटी जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट x लिया क्योंकि x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, ये वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, और ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी along x axis dx by dt, velocity along y axis dy by dt, resultant वेलोसिटी यानी ये। तो देखिए तो यहाँ से अगर लंब गिरा है dy बाई dt है ये, तो कर्ण ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर लिखना चाहे तो देखिए तो यही है दिशा, ये x एक्सिस के साथ यानी इसके साथ कितना बना रहा थीटा। तो tan थीटा बराबर p बाई b, p बाई b, ये है आपका dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt dx बाई dt। अब dt dt कटा भी सकते हैं, इसी फॉर्म में याद कीजिए, निकालने में आसानी होगा। थीटा बराबर tan इनवर्स dy बटे dt बटे dx बटे dt। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कहीं लिखना होगा तो dx बाई dt,
वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस लिखना होगा तो dy बाई dt, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट में डालेंगे और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी tan इनवर्स इतना। अगर कहीं हम सवाल बना रहे हैं, वेलोसिटी पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछा है, खाली वेलोसिटी पूछा, तो भी दिशा निकाल देना चाहिए। यानी वेलोसिटी जब भी कहीं बताएंगे तो किस दिशा में उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जा रहा है वो जरूर बता देना। स्पीड, आपने पढ़ा था स्थान परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और एक निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो दोनों चीज सेम ही, उसमें दिशा डाला हुआ वेलोसिटी में, निश्चित दिशा में, और ये सिर्फ है स्थान का परिवर्तन हो, उसी को हम चाल कहते हैं। यानी स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड is the magnitude of velocity. Acceleration, शॉर्ट में ACLN लिख देता है, एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration, denoted by F या A। आमतौर से हम लोग F ही यूज करेंगे मैथ्स में। एक्सेलरेशन हमने किसको कहा? वेग में परिवर्तन की दर, दैट इज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का। रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, किसका रेट ऑफ चेंज? v का, वेलोसिटी का। इसे आप v को ds बाई डी टी अभी बता चुका है। इसे अब आप d2s बाई डी टी स्क्वायर कह सकते हैं। अगेन f बराबर dv बाई dt, dv बाई ds गुना ds बाई dt, dv बाई ds और ds बाई dt को हम क्या कहते हैं? v कहते हैं। तो v dv बाई ds। तो एक्सेलरेशन को आप ये कह सकते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या आप ये कह सकते हैं v dv बाई ds,
या आप ये भी कह सकते हो, उसी का मान ये निकला है d2s by dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी किसी कर्व पथ के लिए डिस्कस करेंगे, सेम जैसे वेलोसिटी डिस्कस हुआ था। मान लिया इस जगह पर हमें डिस्कस करना है, पथ पर के इस बिंदु पर हमें एक्सेलरेशन डिस्कस करना है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देना, P नाम दिया। स्पर्श रेखा का जो दिशा होगा वही वेलोसिटी का दिशा होगा, वही एक्सेलरेशन का दिशा होगा। यहाँ भी दो प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। देखिए ये आपका जनरल एक्सेलरेशन है, s को अगर x से बदल दें तो x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, s को y से बदल दें तो y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो d2x by dt स्क्वायर, यहाँ d2y by dt स्क्वायर, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन along x axis, that is इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं fx, एक्सेलरेशन along x axis बराबर d2x by dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन along y axis d2y dt स्क्वायर। Resultant acceleration d2x by dt स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी पैटर्न पर कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर स्क्वायर, इसका मान ये है। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का tan थीटा बराबर p बाय b d2y बाय dt स्क्वायर बाय इतना, तो थीटा बराबर tan इनवर्स